नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोहाना में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने वाल्मीकि आश्रम में समरसता भवन का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो आखिर में रह गया उसको आगे बढ़ाना है। हम सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कि भगवान महर्षि वाल्मीकि का एक प्रतिमा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। हरियाणा पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। पहले चरण में 10 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। आज से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। बता दें कि पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। 35,000 ईवीएम लगेंगी। उसमें नोटा का इस्तेमाल भी वोटर कर सकेंगे। बता दें कि भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, पंचकुला, महेंद्रगढ़ के साथ साथ नूह, पानीपत और यमुनानगर में पहले फेज में चुनाव होंगे, जबकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होगा। 8 अक्टूबर से नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी की जाएगी। अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। 21 अक्टूबर को नॉमिनेशन वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा एविएशन सेक्टर में इन्वेस्टर्स से चर्चा की है। इस चर्चा में कार्गो को लेकर भी बातचीत की गई, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इसी के साथ उन्होंने आदमपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी विपक्षियों पर निशाना साधा। क्या वो कांग्रेस के हक में जीती थी जो बीजेपी में जीती थी? आज बारी बारी ये कहना कि बीजेपी के विरोध में जीती थी, तो कांग्रेस के भी विरोध में जीती थी। और जो कैंडिडेट आदमपुर से रिजाइन कर हटा है वो कांग्रेस छोड़कर गया है, ना कि किसी और पार्टी से रिजाइन किया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि उनकी टीम में मेंबर कितने बचे हैं। आदमपुर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को जिस तरीके से चुनाव हैं, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो वहीं हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दौरान राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी से आदमपुर उपचुनाव के लिए सत्येंद्र सिंह के नाम की घोषणा की। इस अवसर पर अशोक तंवर और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग धंधा भी उपस्थित रहे। वहीं सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सर्वे किया था, जिसमें सबसे ज्यादा सत्येंद्र सिंह का नाम सामने आया है, जिसकी जानकारी हाईकमान को दी गई। उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात कर हाल जाना। साथ ही सभी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं हिसार में होने वाले आदमपुर उपचुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। आदरणीय मुलायम सिंह जी मेदांता अस्पताल में एडमिट है। अपनी एडमिट काफ़ी दिनों से चल रही है।
पहले भी एक बार हम आए थे उनका हालचाल पूछने। अखिलेश जी से आज मुलाकात हुई। उन्होंने ये जानकारी दी कि पिछले 1-2 दिन में कुछ सुधार हुआ है उनकी सेहत में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। तो उधर गुरुग्राम में बीते 18 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में केएमपी के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं एक राहगीर ने बताया कि रास्ते में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था, जिसके सिर, मुंह और गर्दन पर चोट लगी है और व्यक्ति के शरीर पर गाड़ी चढ़ने के निशान भी प्रतीत हो रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं गुरुग्राम की टीम ने कार्रवाई करते हुए सीन ऑफ क्राइम यानी एफएसएल व फिंगरप्रिंट की पुलिस टीमों को घटना स्थल पर बुलाकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई है। आपको बता दें कि गहनता से तफ्तीश करने पर मृतक के बेटे पर शक हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में हत्या करने वाले मृतक के बेटे को नियमानुसार गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि इसके दादा ने इसकी जमीन में से कुछ जमीन इसकी बुआ के नाम कर दी थी, जिसके कारण यह अपने पिता की हत्या कर दिया। वारदात में शामिल हुआ हमारी एसएचओ आईएमटी मानेसर की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अपने ही पिता का मर्डर करके और उसकी डेड बॉडी वहाँ आईएमटी के इलाके में जो सेक्टर 8 से और आगे केएमपी के पास कच्चा रास्ता है उससे डाल दी। उधर करनाल के सदर बाजार इलाके में एक अवैध पटाखे के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जिससे वहां के आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। इसकी सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अलग अलग तरीके से आग पर यहां पर काबू पाया और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 112 पे एक पब्लिक वाला आदमी है जिसने बताया कि सदर बाजार के अंदर जो एक मंदिर है उसके सामने एक ट्यूशन सेंटर है और ऐसी मकान भी है जिसमें लगा भी आग लग गई। हमने तो सोचा भाई वैसे को शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन मौके पे आने पर देखा भाई यहाँ बम और बड़े बड़े बम थे जो आजकल दिवाली आ रही है इसके बकायदे में घरवाले ने अलग से इलीगल तौर पर पटाखे रखे हुए थे, जिसको मौके पे आने पर घरवालों को रेस्क्यू किया गया, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लोगों को बीच में कहीं से हटाया गया, कोई नुकसान ना हो, कई गाड़ियां खड़ी थी उनको हटाया गया। पुलिस अपने हिसाब से देखेगी उसमें क्या मोहल्ले पे भी तो खट पड़ सकता था, जैसे एकदम से हादसा हुआ था। बिल्कुल क्यों नहीं पड़ता था, उसके अपने घर के मोहल्ले का तो दूर की बात है, उसके घर के अंदर खुद के बच्चे थे अपने। नगर निगम वाले भी आ जाएंगे जो उनका भी पता चल जाएगा क्या करेंगे कार्रवाई, वो तो वो कार्रवाई देखेंगे ना उनका क्या कार्रवाई। जो प्रशासन करेगा, जो करेगी पुलिस वही होगा, इसमें नगर निगम क्या करेगा बताइए। अब आपके अंदर भेद क्या है, क्या बात है, खतरे में थी उनके घर पे अगर बम थे उनके अपने घर में ही खतरा का हादसा हो सकता था। मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश सहित कई राज्यों में आगामी 2-3 दिन बारिश का अलर्ट जारी होने से किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है, तो वहीं बिक्री के लिए भी किसानों को खासी परेशानी हो रही है। दरअसल भिवानी अनाज मंडी में बाजरा, कपास की फसलों को लाने वाले किसानों ने बताया कि अनाज मंडी के शेड अनाज से भरे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें दुकानों के बाहर डेयरियां लगाकर अपना अनाज रखना पड़ रहा है। अचानक बरसात हो जाती है तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, जिसके चलते उन्हें उचित भाव भी नहीं मिलेगा। किसानों ने बताया कि बरसात के चलते खरीद बंद होने की सूचना भी उन्हें मिल रही है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। किसानों ने मांग की है कि उनकी फसल मंडी में लाते ही उठान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि वे बरसात के प्रकोप से बच सकें।
हैफेड मैनेजर नवीन कुमार और मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि भिवानी अनाज मंडी में बाजरे की 28,000 क्विंटल खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 2,000 क्विंटल का उठान कार्य चल रहा है। सरकारी खरीद डाला मंडी में जी ठीक काम चल जैसे और यो मौसम तो बता रखा है, जमींदार जी लियावट से डटे को नहीं मारने और जी यो खराब तो हो जाए ना तो फिर यो बड़ा नुकसान तो होगा। तो मंडी में अगर बारिश हो जाती है मंडी की ये जी खूब और ये जी फार्म ये सने वो ये साइड इनके नीचे गिरवा वहां से मार तो। भिवानी मंडी में हैफेड के द्वारा परचेज की जा रही है। परचेज 1 तारीख से शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है। अभी तक हमने 28,000 क्विंटल के लगभग खरीद कर लिया है, ठीक है। और आज थोड़ी बारिश का मौसम होने के कारण थोड़ा सा काम ढीला है। हमारा लगभग उठान 2,000 क्विंटल के आसपास उठान हो चुका है। स्मूथली चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों से एक तो मेरी विनती है, मौसम को देखते हुए 2-3 दिन लेट लेके आ जाएं, फसल को 2 दिन बाद लेके आ जाएं। दूसरी बात यह है कि हमने सभी आड़तियों को आदेश दे रखे हैं, सबके पास अपने अपने तिरपाल और कागज हैं और कवर शेड हमारे पास हैं। जमींदार का जो माल आया हुआ है, जो भरा हुआ है, सभी आड़तियों को निर्देश दे रखे हैं कि वो उनका बचाव करते हुए उनके ऊपर तिरपाल डालेंगे। मौसम खराब चल रहा है, लेकिन अनाज मंडी दुकानदारों के पास कैरेट और तिरपाल की व्यवस्था पूर्ण रूप से है। अगर बरसात आती है तो माल को कवर कर लिया जाएगा। समस्याएं तो मौसम को देखते हुए सरकार ने आज और कल 2 दिन के लिए खरीद बंद कर दी है, तो इससे जो माल आ रहा है उसको घेरने की जगह की व्यवस्था नहीं है, उसको कवर करने की व्यवस्था कम है। ठीक है, अभी तो बाहर है, मौसम तो खराब बता रखा है, लेकिन साइड के नीचे डाल दें, जगह है साइड के नीचे, खराब नहीं होने दें है ना, कोई परेशानी नहीं है। अगर बिक्री की बात की जाए किस प्रकार से बिक्री तो जी ये बोल रही यार यही हिसाब से बिक्री है। और व्यवस्था क्या है कि आज मंडी 2 दिन बाद ले जाएंगे नहीं, एक तो ये बारिश आ जाए तो अनाज को खा घेरे, मेरा नुकसान से जी बारिश आ गई तो गवर्नमेंट पास ले को नहीं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर
आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। पानीपत में एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले हुई मामूली हाथापाई का कलयुगी दोस्त ने बदला लिया। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। वहीं मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया। सो गए, दारू पीना सो गए। उसके बाद आग लगा मेरी दुकान पे। 3 बंदे वहां किराएदार थे, टेंट पर जो रहते हैं। किराएदार अपने ऊपर चले गए। फिर कुछ देर बाद 1:30 बजे आवाज आई, नीचे खटखट की आवाज आई, जैसे किसी को काटते हो, किसी छुरी लो या किसी के काटते हो, खटखट की आवाज आई। ऊपर से लड़का आया नीचे। वो लड़का देखा तो उसको सिर में उसकी राड ऐसे मारे थे, खींच राड। ये ओल्ड थाने में रात को इंसिडेंट की सूचना हमें मिली है और मौके पे पुलिस तुरंत पहुंच गई और एक नौजवान लड़का है काबड़ी गांव का, उसकी हत्या कर दी गई है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तो इस बीच बड़ी खबर नोएडा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सेक्टर 3 में बनी केमिकल फैक्ट्री, जहां पर भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल विभाग की कई गाड़ियां। केमिकल फैक्ट्री में आग का तांडव। सेक्टर 3 में बनी है केमिकल फैक्ट्री। आग लगने से आसपास हड़कंप। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल विभाग की गाड़ियां। नोएडा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 3 में बनी है केमिकल फैक्ट्री। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी है। केमिकल फैक्ट्री में यह आग लगी है। धुएं का गुबार यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छाया हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में आग का तांडव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से आग ने विकराल रूप ले रखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका सीधा रुख करते हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी है? आखिरकार केमिकल फैक्ट्री में आग किस कारणों से लगी है? देखिए विवर्स, मैं नोएडा के सेक्टर 63 माफ कीजिएगा सेक्टर 3 में वहीं पर मौजूद हूँ, जहां पर जिस कंपनी में भी आग लगी है। और ये कंपनी एक केमिकल बनाती थी जो कि यहाँ प्लास्टिक का प्रोडक्ट इसमें बनता था, और इसी फैक्ट्री में आग लगी है। और करीब यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। अगर कंचन बात की जाए तो कारणों का क्या कुछ अभी स्पष्ट रूप से पता लग पाया है कि किन कारणों के चलते ये आग लगी है? देखिए अभी कारणों का कुछ पता नहीं चल सका। अगर आग की बात देखी जाए तो अभी तक जो 1 दर्जन गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और आग का भी ना ही तो शॉर्ट सर्किट से हो सकते हैं, ना ही कुछ, तो यानी कह सकते हैं कि अभी कुछ कारणों का आग का पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको साफ तौर पर कहना है कि जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही कारण का पता चल पाएगा। कंचन, अगर बात की जाए तो वहां पर कितना नुकसान होने की यहाँ पर इसमें आशंका है? किसी जान माल की यहाँ पर हानि?
देखिए, ये जो कंपनी थी, चालू कंपनी थी, इसमें काम चल रहा था। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें किसी की जान हानि का कंपनी में नहीं हुई है। और साफ तौर पर अगर देखा जाए, इस कंपनी में अभी भी ऐसे धुआं के गुब्बारे अभी भी ऐसे चल रहे हैं, तो इसे कैसा जा सकता है कि अभी भी कहीं ना कहीं इस पर आग पर काबू नहीं पाया गया है। कंचन, अगर बात की जाए इसमें काम करने वाले कर्मचारी, क्या लोग जो जिसमें मौजूद थे कंपनी के अंदर, उनको सुरक्षित जो है बाहर निकाल लिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, नोएडा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। शायद दमकल विभाग की कुछ बहुत सारी टीमें ऐसी लगी हुई हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे कर्मचारी, उनको सूझबूझ के कारण मौके से टाइम पर ही बाहर निकाल लिया गया था और अभी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी जो फिलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या आसपास के जो माहौल को किस तरीके से जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है पुलिस विभाग की तरफ से? देखिए, नोएडा पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं जो लगे, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो वो आग का जो एरिया है पूरा उसको कवर कर दिया गया है, जिससे कि साइडों की जो कंपनियां हैं उनमें कुछ भारी नुकसान ना पहुंचे। शायद यहाँ दमकल विभाग की गाड़ियां हैं और जेसीबी लगाई गई है। जेसीबी से कंपनी को तोड़ा जा रहा है जिससे कि अंदर आसानी से पानी पहुंच सके। अगर बात करें तो आज की कहीं ना कहीं अभी आग पर काबू किसी के ऊपर नहीं पाया गया है। चलिए, कितना अगर वक्त रहते किस तरीके से जो है और इसमें लग सकता है आग पर काबू पाने के लिए? देखिए, अभी दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं, आ रही हैं लगातार। 10 गाड़ी, 12 गाड़ी की दर्जन गाड़ी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। 7 पर पानी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है आग को, लेकिन बावजूद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी आग नहीं बुझी है। लेकिन कंचन, केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही, जिस तरीके से केमिकल में जो आग लगी है, तो उससे जो बाहर जो धुआं और जो केमिकल बाहर रिसाव हो रहा है, केमिकल उसको सुरक्षित रखने के लिए किस तरीके का जो है एरिया को कवर किया गया है, किस तरीके से लोगों को वहां से दूर किया जा रहा है? देखिए, जो यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों को साफ तौर पर यह कहना है, मीडिया पर्सन के लिए पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं कि मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ से जो धुआं निकल रहा है वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। क्योंकि केमिकल की फैक्ट्री जिसमें प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनता था, साथ ही जो यहाँ पर कर्मचारी मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद है, उनको मास्क लगाने के सख्त यहाँ पर निर्देश दिए गए। बिना मास्क के कंपनी के पास कोई नहीं जा रहा है। कंचन, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि किस तरीके के केमिकल का प्रयोग यहाँ पर इस फैक्ट्री में हो रहा था? देखिए, जानकारी की अगर बात करी जाए तो यहाँ प्लास्टिक प्रोडक्ट बनता था, प्लास्टिक का प्रोडक्ट का ही वहाँ पे यहाँ पर केमिकल था जिसमें वजह से आग लगी है। और कहीं ना कहीं अभी ये अपने अधिकारियों से बात की तो पता करने में पीछे हट रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। करनाल में सरकार और कृषि विभाग ने किसानों को पराली में आग नहीं लगाने को लेकर सेमिनार का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रशासन की तरफ से कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर डीसी अनीश यादव ने शिरकत की। उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रताप डबास ने डीसी का स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि ने बताया कि सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं को कम करने का है, जिसमें किसान फसल अवशेष प्रबंधन करें और साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, साथ ही मानवीय जीवन फसल अवशेष जलाने से निकले जहरीले धुएं के कणों को भी जो है मुक्ति मिलेगी। ये आज सेमिनार के विषय में पता चला था, पराली प्रबंधन का जो विषय चल रहा है। अभी पराली फूकते हैं किसानों के ऊपर, अक्सर आरोप लगाए जाते हैं भाई किसान पराली वगैरह जला देते हैं, पर जहां तक मेरा ख्याल है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। किसान बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है और पराली प्रबंधन का कार्य तकरीबन मशीनरियों द्वारा अपने ही खेतों में कराया जाता है और किसान अब पराली बिल्कुल भी नहीं फूकता। बढ़िया यानी इन्फॉर्मेशन मिलनी है उसको, और यदि इन यंत्रों को यूज करे तो उनको पराली जलाने और इस चीज की कोई जरूरत नहीं होगी। कितना नुकसान मानते हैं? उसके अंदर तो बहुत नुकसान था। एक तो पर्यावरण का नुकसान था, दूसरा वैसे भी यानी काफी नुकसान था। इवन किसान को नहीं, इवन गवर्नमेंट तक को नुकसान था। मैं सेमिनार च कहना चाहना भी सरकार जिहड़ा हुण कदम चुकदी है बिल्कुल सही कदम चुक रही है। आ जिहड़ियां मशीनां नाल सानू जागरूक असीं अगे नाल होए आ, अग लाउण दा कोई फायदा नहीं। अग ना लाओ। आ मशीनां सुपर सीडर हो गया, बेलर हो गए, रैंक हो गया, जिहदे नाल आपां पराली बन के उस बाद सुपर सीडर नाल बिजाई कर सकीए। जो सेमिनार लगा हुआ है ये पराली ना फूकने के सिस्टम से लगा हुआ है, लेकिन इसकी हमारे पास मशीनें पूरी उपलब्ध नहीं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे को मतलब पूरी सेवा दे, हेल्प करे, और उसके बाद फिर हम तो जलाओगे पराली।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।